But let me begin by thanking young Rahul Kotyal. I think he's a brilliant journalist, and I knew him even before I got this invitation because I watch his extra cover quite frequently, and I think he's an amazing journalist. And I hope you achieve much more than this. You're meant for greater things. So congratulations once again. मैं कर्मभूमि फाउंडेशन श्रीमती सुमित्रा धुलिया, कैप्टन हिमांशु धुलिया, न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और समग्र धुलिया परिवार का प्रति अपनो आभार व्यक्त करना चाहूँ कि तुम में ते चतुर्थ पंडित भैरवदत्त धुलिया पत्रकारिता पुरस्कार कार्यक्रम में यख बुलाए और आप लोगों से मिलन को मौका मिली। अच्छो तो ये होंदो कि मैं अपनी बात आपका सामने गढ़वाली में ही रख दूँ, पर मेरी गढ़वाली इतना अच्छा भी नहीं चाह कि मैं आधा घंटा तक आपसे आइडियोलॉजी का बारे में बात करूं। और ऐसा भी नहीं है कि आइडियोलॉजी या विचारधारा पर मैं हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं। मैं तो अंग्रेज़ी में बोलने वाला था, लेकिन मेरे मित्र प्रोफेसर हर्ष डोभाल ने कहा भाई साहब ऐसा मत करना, हिंदी अंग्रेज़ी मिला के बोलिए। तो उपनिवेशवादी शिक्षा का एक असर आपको मेरी बातों में भी मिलेगा, क्योंकि बचपन से अंग्रेज़ी शिक्षा ग्रहण करने का मतलब है कि शिक्षा आपको अपनी जड़ों से उखाड़ देती है, अपनी संस्कृति और परंपरा से काफ़ी दूर कर देती है। इसे अंग्रेज़ी में डीरेसिनेशन कहते हैं, या आप उसे हिंदी में सांस्कृतिक विस्थापन कह सकते हैं। यानी कि उपनिवेशवादी शिक्षा हमें हमारी संस्कृति से जड़ों से उखाड़ के फेंक देती है, और यही मेरा भी हाल है। इस कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे अपनी प्रस्तुति मिली जुली हिंदी अंग्रेजी खिचड़ी में प्रस्तुत करने की अनुमति दें। तो मुझे आधे घंटे का समय दिया गया है। पत्रकारिता के बारे में आपने पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है, तो आधे घंटे और बोर हो लीजिए। तो मेरी आज शाम की प्रस्तुति 4 हिस्सों में होगी। पहले मैं बात करूंगा कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक भारत में आइडियोलॉजी के महत्व की, विशेषकर राष्ट्रवादी प्रेस के संदर्भ में। दूसरे हिस्से में मैं विचारधारा या आइडियोलॉजी का अर्थ समझने की कोशिश करूंगा कि जब हम कहते हैं कि पत्रकारिता में आइडियोलॉजी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि आइडियोलॉजी है क्या चीज़। और अपने प्रस्तुति के तीसरे हिस्से में मैं बात करूंगा भारत की खास परिस्थितियों की, आज की परिस्थितियों की, विशेषकर पिछले एक दशक 2014 से लेकर जो पत्रकारिता में बदलाव आया है और उसका असर जो पड़ा है उस पे मैं बात करूंगा। और चौथे और अंतिम हिस्से में मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या बिना यह दिखावा किए कि विचारधारा और आइडियोलॉजी को जर्नलिज्म से पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है, क्या हम पत्रकारिता ईमानदारी के साथ कर सकते हैं? सो डोंट डिनाई योर आइडियोलॉजी, बट द क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टिल डू ऑनेस्ट जर्नलिज्म विद योर आइडियोलॉजी। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉलोनियल इंडिया की। अगर हम पंडित भैरवदत्त धुलिया के जीवन को ही देखें, उनकी पत्रकारिता पहले नवशक्ति में और उसके बाद कर्मभूमि में संपादक के रूप में पूरी तरह राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थी। ये आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी हुई विचारधारा थी, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ विचारधारा थी। गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन में भैरवदत्त धुलिया जी का नेतृत्व भी इसी राष्ट्रवादी विचारधारा का एक हिस्सा था। यानी उनकी पत्रकारिता ही नहीं बल्कि उनका पूरा वयस्क जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित और प्रेरित था। असल में भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही विचारधारा के साथ हुई। इंडियन जर्नलिज्म वाज ऑलवेज आइडियोलॉजिकल, किसी ने नहीं कहा कि आइडियोलॉजी से बाहर है। जहां अंग्रेजी भाषा के अखबार अंग्रेजी सरकार और यूरोपीय पाठकों के हितों की सेवा करते थे, भारतीय भाषाओं के अखबार भारतीय समाज और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम करते थे। किसी ने उस समय पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी का स्वांग नहीं रचाया। शुरुआती अखबार जो होते थे उस समय के, केवल खबर देने के लिए नहीं होते थे। उसका उद्देश्य एक राष्ट्रवादी जनमानस तैयार करना था। सो दिस प्रेस वाज नॉट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। लोग कहते हैं प्रेस का काम है पब्लिक को इन्फॉर्म करो, बट दिस प्रेस वाज एक्चुअली क्रिएटिंग अ पब्लिक। ये अखबार पूरे भारत से अंग्रेज विरोधी सोच और राष्ट्रीय चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। यानी उस दौर की पत्रकारिता सिर्फ खबर देने का काम नहीं कर रही थी,
वह राष्ट्र निर्माण का हिस्सा थी और खुलकर आइडियोलॉजिकल थी। बाल गंगाधर तिलक का केसरी हो, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक विरोध को बढ़ावा दिया, हिंदू पुनर्जागरण की भी बात की। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, हरिजन अखबार अहिंसक आंदोलन को बढ़ावा देता था और पत्रकारिता को मॉरल रिफॉर्म का, नैतिक सुधार का माध्यम मानता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक और ही विचारधारा से अल-हिलाल चलाते थे कि पैन इस्लामिक तरीके से अंग्रेज़ों को कैसे उखाड़ा जाए हिंदुस्तान से। इन सब राष्ट्रवादी अखबारों की विचारधाराएं थोड़ा अलग अलग थी, एक दूसरे से टकराती भी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम एकदम निष्पक्ष हैं। वे सभी आइडियोलॉजिकल थे और पंडित भैरवदत्त धुलिया की कर्मभूमि भी इसी राष्ट्रवादी पत्रकारिता की परंपरा का हिस्सा थी, आइडियोलॉजिकल थी। अपने साथी भक्त दर्शन जी के साथ मिलकर धुलिया जी अक्सर ऐसे लेख लिखते थे जिनका उद्देश्य कुमाऊं और गढ़वाल के पाठकों में राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाना तो था ही, जिससे अंग्रेज नाराज भी हो जाते थे। मज़ेदार बात यह है कि मैनेजमेंट का प्रेशर भी उन पर आता था। एक बार तो जैसे कि आपने बताया कि प्रेशर किस तरीके से आता था, एक बार उनके एक डायरेक्टर ने कहा कि देखिए धुलिया जी, अगर आप अपनी बिना बाईलाइन के संपादकीय लिखेंगे तो अंग्रेज सरकार सोचेगी कहीं मैंने ही तो नहीं लिख दिया और मेरी मुसीबत आ जाएगी, तो इस्तीफ़ा मुझे देना पड़ेगा फिर कर्मभूमि के मैनेजमेंट बोर्ड से, डायरेक्टरशिप से। तो आपको अगर लिखना है तो अपने नाम से लिखिए, भक्ति दर्शन जी को लिखना है वो अपने नाम से लिखे, बाईलाइन लिखिए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहे, हमारी नहीं। तो उन्होंने लिखा, डरे नहीं। अब मैं आता हूँ कि ठीक है, उस समय लोग कह रहे थे कि हम सब आइडियोलॉजिकल हैं, लेकिन हम आइडियोलॉजी से समझते क्या हैं? इसको समझने के लिए, और ये सबसे बोरिंग पार्ट है मेरी प्रस्तुति का, कि आपको थोड़ा समाजशास्त्र में जाना पड़ेगा कि आइडियोलॉजी को आप ऐसे ही नहीं समझ सकते, क्योंकि विचार तो सभी के विचार होते हैं, विचारधारा, वैचारिकी, क्या जो भी आप शब्द कहना चाहें। तो अगर हम कार्ल मार्क्स को लें तो उसने विचारधारा को डोमिनेंट आइडियोलॉजी के रूप में समझाया है। मार्क्स के अनुसार समाज के शासक वर्ग का जो विचार होता है, जो उसकी विचारधारा होती है, वो धीरे धीरे सामान्य समझ या कॉमन सेंस बन जाती है। लोग समझने लगते हैं कि व्यवस्था सही है, निष्पक्ष है, जबकि असल में वो उनके हित में नहीं होती। तो मार्क्स इसको कहता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना। जहाँ जो शोषित है वो सोचता है कि जो शोषण कर रहा है उसकी विचारधारा ही मेरी विचारधारा है और वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए वो झूठी चेतना है। क्योंकि असली चेतना होती है तो सोचता कि मेरा तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस विचार को एंटोनियो ग्रामची ने आगे बढ़ाया, इटालियन मार्क्सिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है वो सिर्फ ताकत से नहीं चलती, डंडे के बल से नहीं चलती। वो आइडियोलॉजी फैलती है स्कूल से, मीडिया से, पत्रकारिता से, धार्मिक संस्थाओं से, चर्च के द्वारा। और जब ये संस्थाएं इस विचारधारा को प्रचारित करती हैं तो वो सामान्य बन जाती है, वो कॉमन सेंस बन जाती है, क्योंकि चर्च भी वही कर रहा है, मीडिया भी वही कर रहा है, स्कूल भी वही कर रहा है। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, कल्चरल हेजेमनी, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व। उस डोमिनेंट विचारधारा का समाज पे एक सांस्कृतिक वर्चस्व बन जाता है, जिसको सब लोग समझते हैं कि यही सही है। एक अलग तरीके से लुई अल्थुसर ने समझाया कि विचारधारा केवल हमारे दिमाग में पैदा नहीं होती, बल्कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा वो लगातार दोहराई जाती है और पावरफुल और ताकतवर हो जाती है। उन्होंने इसे कहा आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, वैचारिक राज्य तंत्र। उसके बाद आए कार्ल मैनहाइम। कार्ल मैनहाइम ने कहा देखो, ये सब कहना कि आइडियोलॉजी हमेशा नेगेटिव है, विचारधारा हमेशा नेगेटिव, ये गलत है और ये झूठी चेतना ही नहीं है, आपकी दूसरी चेतना भी हो सकती है। उसने एक किताब लिखी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, और इन दो तरह के विचारधाराओं के में फ़र्क बताया। एक वो विचारधारा जिसे मार्क्स झूठी चेतना कहता है, जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, और दूसरी यूटोपियन आइडियोलॉजी जो दुनिया को बदलना चाहती है। यानी उसका कहना था कि आइडियोलॉजी सकारात्मक भी हो सकती है। तो ये तो हुआ समाजशास्त्र में। समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, वो समाज के ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं आइडियोलॉजी के थ्रू। राजनीति में भी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब राजनीति में आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उसका हमेशा एक एजेंडा होता है, यानी टू ग्रैब पॉलिटिकल पावर, समाज को बदलना। समाज को कैसे बदलेंगे? पॉलिटिकल पावर से।
तो राजनीति में आइडियोलॉजी एजेंडा बेस्ड हो जाती है। तो समाजशास्त्र से आप संस्थागत ढांचे को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं, और राजनीतिक शास्त्र की आइडियोलॉजी का आप कॉन्सेप्ट लें तो उससे आप देखते हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है टू ग्रैब पावर। तो आप कहेंगे इसका पत्रकारिता से क्या ताल्लुक है? एक तो पत्रकारिता के संस्थागत ढांचे में ही आइडियोलॉजी निहित होती है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसी वो आइडियोलॉजिकल है। और दूसरा, पत्रकारों का भी अपना एजेंडा होता है, तो एजेंडा बेस्ड आइडियोलॉजी भी पत्रकारिता में आ जाती है, चाहे वो समाज बदलने का एजेंडा हो या किसी डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने का एजेंडा हो। ये पत्रकार करते हैं, चाहे वो उसको समझें या पहचाने या ना पहचाने। तो हम ये संस्थागत ढांचे की अगर बात करें तो ऑन व्हाट बेसिस डू आई से दैट आइडियोलॉजी इज स्ट्रक्चरल? तो आप देखिए, पहला है इसमें न्यूज़ रूम कल्चर। न्यूज़ रूम कल्चर क्या है? एक संपादकीय प्रक्रिया है, एडिटोरियल प्रोसेस है। उसमें हर एक स्टेज पे, चाहे सब एडिटर हो, चीफ सब एडिटर हो, न्यूज़ एडिटर हो, सब लोग गेट कीपिंग करते हैं, छटाई करते हैं। क्या छटाई करते हैं कि क्या चीज़ खबर है, क्या खबर नहीं है, ये डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप हर एक चीज़ तो छाप नहीं सकते। तो खबर कहलाने लायक कौन सी चीज़ है, उसमें आप एक आइडियोलॉजिकल डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन लेने वाला हर एक व्यक्ति सोचता है मैं निष्पक्ष हूँ, मैं तो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिवली आप कुछ नहीं डिसाइड कर रहे। अगर एडिटर कहता है किसी पत्रकार को, रिपोर्टर को कि देखो भाई तुम्हारी इस खबर में हमें बैलेंस चाहिए, तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसा मत लिखो कि कल को सरकार से पंगे हो जाएं, ऐसा लिखो कि सरकार का जवाब भी उसी में हो ताकि हम सेफ रहें। वो बैलेंस होता है। और यदि क्या सोर्स आपने इस्तेमाल किए, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कुछ सोर्सेज को आप मान लेते हैं ये हमेशा ही सही होंगे, सरकारी सोर्स अनक्रिटिकली उनको हम रिपोर्ट करते हैं। कॉर्पोरेट सोर्स हम कहते हैं कि फलाने उद्योगपति के स्पोक्सपर्सन ने कहा है, फलानी कंपनी के स्पोक्समैन ने कहा है, तो ये सही होगा। सही होगा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से सही होगा, लेकिन उसका महत्व ज़्यादा होगा कि अगर उसी पत्रकार ने आदिवासी से बात की है और उसी ने वेदांता के स्पोक्समैन से बात की है, वेदांता वाले को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आदिवासी जो कह रहा है मेरी ज़मीन छीनी जा रही है, रोटी पानी जा रहा है, उसको कम महत्व देंगे। मजदूर कहेंगे हमें मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है नोएडा में, मनेसर में, उसकी आवाज़ को कम, और लखनऊ में बैठे लोगों की आवाज़ को ज़्यादा महत्व देंगे। तो ये न्यूज़ रूम कल्चर है जिससे जो संस्थागत तरीके से पत्रकारिता में निहित है। दूसरा है प्रोफेशनल आइडियोलॉजी। जर्नलिस्ट कहते हैं साहब हमारी प्रोफेशनल आइडियोलॉजी है ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस, फेयरनेस, न्यूज़वर्दीनेस। लेकिन ये इनको तटस्थ नियमावली बताया जाता है, लेकिन असल में ये विचारधारा के फिल्टर्स हैं। क्या न्यूज़वर्दी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बैलेंस है, कौन सी चीज़ न्याय संगत है, ये सब वैल्यू जजमेंट्स हैं। सर्च फॉर बैलेंस को आप ले लीजिए। बैलेंस जो है ये सबसे बकवास चीज़ है जर्नलिज्म में। माफ़ कीजिए मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, खासकर जब दोनों पक्ष बराबर नहीं हों। क्या बैलेंस होगा उसमें? मुझे याद है 1997 में मैं थाईलैंड जाके मैंने नागा उग्रवादी नेता मुइवा का इंटरव्यू किया था। ऑर्गेनाइजेशन बैंड था उस समय। तो जब मैं वापस आया, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर पहले पन्ने पे, थैंक यू, तो मुझे फ़ोन आया सरकार के मुख्य नागा वार्ताकार का, स्वराज कौशल जी थे उस समय, बेचारों की डेथ हो गई अभी। तो कहने लगे कि आप मुझसे कभी मिले हैं? मैंने कहा नहीं। तो ही सेड कि आपके इंटरव्यू में सरकार का पक्ष तो गया ही नहीं। तो मैंने कहा सर पिछले 50 साल से अखबारों में सरकार का ही पक्ष जा रहा है, तो क्या एक बार एक नागा उग्रवादी नेता का जो इंटरव्यू है वो बिना सरकारी जवाब के नहीं जा सकता? तो कहने लगे तुम आके चाय पीने आओ। तो मैं चाय पीने गया, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सवाल कभी उठाया नहीं। इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आप बैलेंस की बात करें तो क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट को आप बैलेंस करते हैं क्लाइमेट चेंज डिनायर से, यानी जो चीज़ साइंटिफिकली सेटल्ड है
उसको जर्नलिस्ट ओपन क्वेश्चन बना देते हैं कि एविडेंस एक तरफ है, पूर्वाग्रह दूसरी तरफ है, दोनों को आप बराबर कर रहे हैं। तो ये बैलेंस नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो तथ्य है उसको डिनाई करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। न्यूज़वर्दीनेस को ले लीजिए, अमीर और प्रभावशाली जो लोग होते हैं उनके जो काम होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं उसको न्यूज़वर्दी माना जाता है, लेकिन गरीबी की जो धीमी मार है, भूख, बीमारी, विस्थापन इत्यादि, अक्सर खबर नहीं बनती क्योंकि उसमें नाटकीयता या नयापन नहीं होता। जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक समीर जैन ने एक बार आके हम सब लोगों को कहा कि भाई ये क्या आप रोज़ रोज़ खबर छापते रहते हैं गर्मियों में कि दिल्ली के फलाने स्लम में आग लग गई, इतनी झुग्गियाँ जल गई। ही सेड यमुना पुस्ता में आग लगने दो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ हमारा कोई रीडर नहीं है। तो कहा इन खबरों को बंद करो, साउथ दिल्ली का जो रीडर है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जब मैंने मेल टुडे अखबार शुरू किया इंडिया टुडे ग्रुप के लिए, तो मुझे कहा गया कि देखो भाई ये मिडिल क्लास का अखबार है, आप अपने पत्रकारों से कहो कि जब वो कोई भी खबर लिखें आंख बंद कर लें 2 मिनट के लिए और उस पाठक की कल्पना करें जिसके लिए आप ये लिख रहे हैं। कौन है वो पाठक? उन्होंने कहा आपका पाठक ऐसा है, वो 35 से 40 साल का प्रोफेशनल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वो भी नौकरी करती है, उनके 2 बच्चे हैं, एक कुत्ता है, एक घर है, एक गाड़ी है, और घर और गाड़ी पे EMI दे रहा है। वो ये पाठक है तुम्हारा। वो कहाँ रहता है? वो साउथ दिल्ली में रहता है, वो नोएडा में रहता है, वो गुड़गांव में रहता है। डोंट राइट फॉर पीपल लिविंग इन सीमापुरी, डोंट राइट फॉर पीपल लिविंग इन लक्ष्मी नगर। सो न्यूज़ वर्दीनेस डिसाइड क्या करता है? जो आपका रीडरशिप प्रोफाइल है, उस रीडरशिप प्रोफाइल को आपने एडवर्टाइजर्स को बेचना है ना। आप ये बोलेंगे कि मेरा अखबार सबसे ज़्यादा सीमापुरी में बिकता है, तो कौन एडवर्टाइजमेंट देगा? तो ये था कि आइडियोलॉजी का पत्रकारिता पे संस्थागत प्रभाव कैसे पड़ता है। अब मैं आता हूँ कि पर्सनल लेवल पे कैसे पड़ता है। सबसे पहले तो कॉग्निटिव लेवल पे पड़ता है, हमारे सोचने के तरीके पे पड़ता है, वो आइडियोलॉजिकल है। दूसरा पड़ता है न्यूज़ फ्रेमिंग पर, कि आप खबर को किस नज़रिए से पेश करते हैं। जब आप खबर को किसी विशेष नज़रिए से पेश करते हैं तो विचारधारा उसमें वहीं से चुपचाप घुस जाती है, और पत्रकारों को कई बार इसका एहसास भी नहीं होता कि ये हो क्या गया। एक ही घटना को वन सेट ऑफ फैक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड डिफरेंटली। उन्हीं फैक्ट्स से आप आर्थिक विकास की बात कर सकते हैं, उन्हीं फैक्ट से आप आर्थिक असमानता की बात कर सकते हैं, उन्हीं से आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर सकते हैं, और कभी कभी वही तथ्य मानवाधिकारों की बात की कहानी भी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी ले लीजिए जो अखबार में बहस चल रही है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो लोग सोचते हैं कि एक विशेष बम्बई के व्यापारी को दिया जाएगा, गुजरात के व्यापारी को दिया जाएगा। तो उस पर अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहें तो किस नज़रिए से आप उस प्रोजेक्ट को देखते हैं, उससे पूरी कहानी बदल जाती है। सरकारी नज़र से देखते हैं तो एक कहानी बनेगी, कॉरपोरेट शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट वाली कंपनियों की नज़र से देखते हैं, पोर्ट बिल्डर्स की तरफ से देखते हैं तो दूसरी कहानी बनेगी, पर्यावरण की नज़र से देखते हैं कुछ और कहानी बनेगी, उन शोम्पेन आदिवासियों की नज़र से देखते हैं जिनकी पॉपुलेशन केवल 200 रह गई है तो एक चौथी कहानी बन जाएगी। फिर आता है जर्नलिस्ट में व्हाट वन माइट कॉल कंफर्मेशन बायस, पूर्वाग्रहों की पुष्टि करना। आपके कुछ पूर्वाग्रह हैं जिसको लेके आप जाते हैं, चाहे आप वायलेंस पे रिपोर्ट कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे, तो जो सबूत आपके पूर्वाग्रहों के फेवर में आते हैं, उनको स्ट्रांग बनाते हैं, उनको आप इम्पोर्टेंट मानते हैं, और जो उसके खिलाफ जाते हैं उसको आप कहते हैं ये तो कोई एजेंडा है इनका, ये झोले वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं झंडा लेके, तो वो एजेंडा बन जाता है। लेकिन जो आपको सही लगता है वो आपका पूर्वाग्रह जो है वो भी आइडियोलॉजिकल है। फिर एक प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन की, किसी भी स्थिति को सामान्य कर देना, उसका सोचना कि यही चीज़ जो है होनी चाहिए थी। आप देखिए तमिलनाडु का इलेक्शन, कितने पत्रकार थे, एक पोलिंग एजेंसी ने अलग से काम किया, लेकिन कितने पत्रकार थे जिन्होंने ये कहा होगा कि सी जोसेफ विजय की TVK जीत जाएगी। सबको लगा कि
अगर डीएमके हारेगी, पहली बात तो डीएमके ही आएगी, और डीएमके हारेगी तो एआईडीएमके आएगी। ये क्या था? नॉर्मल तो यही होता है ना तमिलनाडु में, एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, किसी ने नहीं सोचा था तीसरा प्लेयर आ जाएगा। एक और आपको उदाहरण देता हूँ। सन 2023 में अगस्त के महीने में बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन हो गया और शेख हसीना की सरकार गिर गई। उससे 3 दिन पहले दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बुक रिलीज फंक्शन था किसी फॉरेन सर्विस ऑफिसर की किताब का, तो उसमें पूरा फॉरेन ऑफिस आया हुआ था। मेरे को 2-4 पुराने हाई कमिश्नर मेरे बांग्लादेश के, मैंने कहा भैया ये सरकार गिरने वाली है शेख हसीना की है, तुम लोग क्या कर रहे हो? कहने लगे क्या बेकार की बात करते हैं, हम गिरने ही नहीं देंगे, और चाइना नहीं गिरने देगा उनसे पहले तो। मैंने कहा अच्छा। हम बैठ गए। मेरे पीछे एक महाशय बैठे थे, उस समय डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, फॉरेन सर्विस के ही थे, पुराने दोस्त थे मेरे। मैंने उनसे कहा भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तुम्हारा विदेश मंत्री तो सामने बैठ के ठहाके लगा रहा है, वो शेख हसीना सलामत है? उसने कहा डोंट बी एन अलार्मिस्ट, ये फॉरेन मिनिस्टर थोड़ी देखता है सब कुछ, ये तो पीएमओ में तुम्हारे कंट्री कज़न बैठे हुए हैं गढ़वाल के, वो देखते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं ही इज़ अ लाइटनिंग रॉड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि बिजली गिरे और लाइटनिंग रॉड ही जल जाए। कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। 4 दिन बाद सरकार गिर गई। सो ये क्या था? ये नॉर्मलाइजेशन आपने नॉर्मल कर रखा है, ये हो ही नहीं सकता कुछ। ये यहाँ पे तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा, कुछ नया होगा ही नहीं। ऐसे ही नेपाल में हुआ कि 48 घंटे के अंदर सरकार बदल गई, दिल्ली में लोग बैठ पता ही नहीं किसी को, ना पत्रकारों को ना सरकार को। एक और चीज़ जो आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है वो लैंग्वेज, कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसको आतंकवादी कहना है, किसको उग्रवादी कहना है, किसको स्वतंत्रता सेनानी कहना है, ये सब आइडियोलॉजिकल चॉइस हैं, शब्दों का फर्क नहीं है। ये आपकी राजनीतिक राय दिखाता है कि फलां अर्बन नक्सल है या देशद्रोही है। गौरक्षा से हो रही हिंसा को आप मॉब लिंचिंग कहते हैं या केवल सांप्रदायिक घटना कहते हैं, ये भी आइडियोलॉजी है। आप रिजर्वेशन को मेरिट बनाम कोटा करके देखते हैं या आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, देश में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ये सब जर्नलिस्ट के आइडियोलॉजिकल डिसीजंस हैं जो भाषा पे बेस्ड हैं। और कई बार भाषा से हम जिम्मेदार व्यक्तियों का हटा ही देते हैं बिल्कुल। हम कहेंगे कि 5 प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन मारा किसने और क्यों मारा, उस सवाल का जवाब तो आपको फिर हो सकता है 8वें या 10वें पैराग्राफ में मिले, या कभी हो सकता है मिले ही ना। या हम कहें कि हिंसा भड़क गई, हिंसा अपने आप भड़क गई या किसी ने भड़काई। अक्सर इस देश में हिंसा भड़काई जाती है। तो हम भाषा का इस्तेमाल हेडलाइंस में और न्यूज़ को लिखने में ऐसे करते हैं जो आइडियोलॉजिकल है। मेटाफर्स या रूपकों का इस्तेमाल जो होता है जर्नलिज्म में, वो भी आइडियोलॉजिकल होता है। वो जर्नलिस्ट की चॉइस है, कोई एडिटर उसको नहीं बता रहा है। अगर बांग्लादेश से प्रवासी मजदूरों की लहर आती है, उसे आप वेव कहते हैं, लहर कहते हैं, या फ्लड कहते हैं, या उनको दीमक कहते हैं, ये आपकी विचारधारा को दिखाता है, आइडियोलॉजी को दिखाता है। तो पर लेकिन आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पाठक के मन में तो खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि आगे बांग्लादेशी ले ली उन्होंने हमारी नौकरी, खा लिया हमारा खाना। अगर सरकार बड़े बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ़ करती है तो जर्नलिस्ट को कोई हिचकिचाहट नहीं होती इसमें लिखने के लिए कि इंसेंटिव हैज़ बीन गिवन टू इंडस्ट्री, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन अगर गरीबों को खाना दिया जाता है या कोई सब्सिडी दी जाती है, उसे कहते हैं फ्री भी है, मुफ्तखोरी है। तो मेटाफर्स के अंदर भी आइडियोलॉजी छिपी है और वो हमारी भाषा फिर तय करती है कि समाज को क्या सही समझना चाहिए, क्या संभव समझना चाहिए। अब मैं आता हूं अपने प्रस्तुति के तीसरे भाग पर। आज के भारत में पत्रकारिता पर विचारधारा का क्या प्रभाव है। मॉडर्न इंडिया में कुछ ऐसे इंटरवल्स रहे हैं, कुछ ऐसे अंतराल रहे हैं जब पत्रकारिता में विचारधारा बहुत खतरनाक साबित हुई। पहले तो सन 1947 में जब सिख, मुस्लिम, हिंदी समुदायों ने अपने अलग अलग अखबारों से हिंसा भड़काई।
और हत्याओं का माहौल तैयार करने की भूमिका निभाई। आज हम कहते हैं बहुत हिंसा हो गई, हिंसा अपने आप नहीं हुई, उकसाई गई। आप जानते हैं किन किन संगठनों ने किया? कुछ हिंदू संगठनों ने किया जो आज भी सक्रिय हैं, कुछ अकालियों ने किया, कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया, और अखबारों को एक उसका औजार बनाया। उसके बाद नेहरू युग में हमको भरोसा दिलाया गया कि भारतीय प्रेस में उदारवादी सोच बहुत मजबूत है, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो भरोसा तोड़ दिया इमरजेंसी में, जैसे कि आपने देखा। फिर आया 1990 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उसने पत्रकारिता को तो पूरी तरह से बदल दिया। इस दौर में पेड न्यूज़ का फिनोमेना सामने आया कि सिद्धांतों के बजाय पैसे से आप खबर छापते थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या पंडित भैरवदत्त दुलिया या भक्तदर्शन की पत्रकारिता नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही अलग उल्टी पत्रकारिता थी। ऐसी पत्रकारिता जिसको पैसा देकर खरीदा जा सकता था। 2000 के दशक में हिंदी टीवी न्यूज़ ने एक बड़ी क्रांति इस देश में कर दी। इतना ज़्यादा फैल गए हिंदी टीवी चैनल्स कि उन्होंने तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिक विचारों को हर एक बेडरूम में घुसा दिया। इस देश के धर्म को हर एक बेडरूम में घुसा दिया। आपने देखा होगा प्रोग्राम चलता था, एक टीवी चैनल का नाम नहीं लेता, कि साईं बाबा के गले से अभी शिवलिंग निकलेगा। तो आधे घंटे तक वो शिवलिंग ही निकलता रहता था और लोग देखते थे कि अभी सचमुच साईं बाबा के गले से शिवलिंग निकलेगा। गौरक्षा, लव जिहाद, पाकिस्तान का विरोध करना, ये सब मुद्दे अपने दर्शकों को बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आम हो गए। आप देखेंगे कि इस दौर में बाजार ने और विचारधारा ने एक दूसरे को रीइंफोर्स किया। लेकिन 2014 के बाद इससे भी कुछ ज़्यादा अलग हुआ। इस पीरियड में 4 बड़े फैक्टर्स ने मिलकर मीडिया का एक ऐसा ढांचा बना दिया जो भारतीय लोकतंत्र को ही बदल रहा है। पहला फैक्टर है मालिकों का सत्ता से जुड़ना। पहले भी मालिक होते थे, साहूजन टाइम्स ऑफ इंडिया चलाते थे, रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस चलाते थे, और कुछ लोग दारू का धंधा भी करते थे और बेंगलोर में अखबार भी चलाते थे। तो ऐसा नहीं था कि पहले मालिक नहीं थे, लेकिन वो सत्ता से नहीं जुड़े हुए थे। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के मालिक धीरे धीरे ऐसे उद्योगपति बन गए हैं जिन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत करीब माना जाता है। उनका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। इससे क्या हुआ कि अब पत्रकारों को डायरेक्ट ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये छापो, ये मत छापो। मालिक को हर रोज़ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न पे क्या दिखाना है, अखबार में क्या छापना है। बल्कि न्यूज़ रूम की संस्कृति ही बदल गई है। सबको मालूम है, सब एडिटर को भी मालूम है, उसके बॉस को भी मालूम है, और ऊपर बैठे एडिटर को भी मालूम है क्या छापना सेफ है, क्या छापना अनसेफ है, किससे मालिक नाराज़ होगा, सरकार नाराज़ होगी, और किस बात से खुश होगी। और कई ये ऐसे नहीं है कि ये दिल्ली में ही हुआ है, सब क्षेत्रीय इलाकों में भी हो गया है। और कई जगह तो राजनीतिक ही मीडिया को कंट्रोल करते हैं। उड़ीसा की पांडा फैमिली को देख लीजिए, असम में हेमंत बिश्व शर्मा की फैमिली को देख लीजिए, दे कंट्रोल द मीडिया। दूसरा फैक्टर जिसने पत्रकारिता को और ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बना दिया है वह है सरकारी विज्ञापनों का दबाव। ये राहुल कोटियाल ने उसके बारे में बात किया था। मीडिया की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी विज्ञापन है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार का भी 45 से 50% एड रेवेन्यू जो है सरकारी विज्ञापनों से आता है, क्लासिफाइड एड से आता है। जब सरकार विज्ञापन देती है तो मीडिया संस्थान आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर हो जाते हैं, और वो मॉडल भी फेल कर रहा है राहुल। ये नहीं है कि एड मॉडल चल रहा है, इसीलिए सब अब वो करते हैं पावर कॉन्क्लेव, बेस्ट चीफ मिनिस्टर कंपटीशन, वो इवेंट्स। सो इवेंट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्पोरेट्स एंड यू मेक मच मोर मनी इन 3 days of events than you would make in 1 year of running the paper. When I joined India today, Mail today, तो मैं कहा गया कि आप सबको वीकेंड पे बैंकॉक चलना है। तो मैंने कहा बैंकॉक क्यों जाना है? तो कहते नहीं, ये अरुणपुरी सबको बैंकॉक ले जाएंगे। हम सब सारे एडिटर ग्रुप के हमको बैंकॉक ले जाया गया। बहुत बड़े 5 स्टार 6 स्टार वटेवर 7 स्टार होटल उसमें रखा गया,
और ये डिस्कस करने के लिए कि हम ऐसे इवेंट्स कैसे करें कि और पैसा बने, क्योंकि पिछले इवेंट में 3 दिन के अंदर नेट प्रॉफिट वाज 2.5 करोड़, जस्ट 3 days ऑफ वन इवेंट। तो उसमें तो वो एड मॉडल भी फेल हो रहा है, लेकिन इट्स सिग्निफिकेंट, इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इन रीजनल मीडिया। वहाँ तो कहाँ 45%, 100% आप अगर सर्वाइव करना चाहें तो सरकारी ऐड पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। इससे क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं। सरकार के पक्ष में कवरेज का मतलब है विज्ञापन जारी रहेंगे, आप क्रिटिकल कवरेज करेंगे तो विज्ञापन बंद, विज्ञापन बंद तो मीडिया की दुकान बंद। ये सेंसरशिप का एक तरीका, ऐसा तरीका है विच लीव्स नो पेपर ट्रेल, कोई लिखित सबूत नहीं है इसका, लेकिन ज़बरदस्त सेंसरशिप इससे होती है। और क्यों होती है? क्योंकि आप सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, दुकान बंद नहीं करनी है। तीसरा फैक्टर जिसने पिछले दशक में पत्रकारों पर प्रेशर बढ़ाया है, आइडियोलॉजिकल प्रेशर, वह है सरकार का विशेष कानूनों का पत्रकारों के खिलाफ उपयोग करना। आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए, देशद्रोह यानी सेडिशन को आपने नए नाम से बोल दिया है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन और खतरनाक बना दिया है। आपराधिक मानहानि, क्रिमिनल डेफेमेशन, इन कानूनों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है पत्रकारों पे दबाव बनाने के लिए। मणिपुर जाके हमने रिपोर्ट की कि मणिपुर का लोकल मैथी मीडिया बायस्ड है। वो हमारा केस पहले सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ से स्टे मिला, क्रिमिनल डेफेमेशन अभी चला जा रहा है, कब तक चलेगा मालूम नहीं। इस बीच हम में से कोई भी मणिपुर नहीं जा सकता रिपोर्ट करने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये केस करके पत्रकार को दोषी साबित करें हर बार। कई बार गिरफ्तारी का डर, पूछताछ का डर, लंबी कानूनी लड़ाई या दोबारा गिरफ्तारी, अगर एक बार गिरफ्तारी हो चुकी है, यही पत्रकारों के करियर को ख़त्म करने का साधन बन जाता है और काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, डर ही काफ़ी है। चौथा फैक्टर है सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, जो मीडिया को बिल्कुल बदल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को ज़्यादा फैलाते हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, उनमें गुस्सा, तथाकथित राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और धार्मिक तनाव को बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है। और एक सोशल मीडिया का फॉर्म जो है व्हाट्सएप है, जिसमें क्लोज ग्रुप्स हैं जिसको आप मॉनिटर भी नहीं कर सकते। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही देगा आपको, और कोई नहीं देगा, और नोबडी कैन होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। मेरी सास हैं, वो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में उनके पास मैसेज आता है, ऐसा हो गया क्या, मोदी ने ऐसा कर दिया। हम कहते हैं नहीं मम्मी छोड़ दीजिए, वो गलत है ये, पर यू कांट मॉनिटर दीज ग्रुप्स। So and they multiply. People forward it immediately. But social media algorithms plus this peculiarity of WhatsApp. तो ये जो है ये सब आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, नए आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं 2014 के बाद पत्रकारिता में आए हैं। तो ये चारों चीज़ें मिलकर कैसे काम करती हैं? एक, बड़े कॉर्पोरेट मीडिया कुछ खास आइडियोलॉजी को कॉमन सेंस बना देते हैं। 2, सरकारी विज्ञापन आर्थिक दबाव बनाते हैं। 3, कानूनी कार्रवाई क्रिटिकल आवाज़ों को डराती है। और 4, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा भयानक और भावनात्मक कंटेंट को आगे बढ़ाता है। इस तरह से एक दूसरे को मजबूत करने का माहौल बनता है। इट बिकम्स ए म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग प्रोसेस और सिस्टम। अब मैं आता हूँ अपनी प्रस्तुति के आखिरी भाग। तो सवाल ये नहीं है कि पत्रकारिता आइडियोलॉजी से या विचारधारा से प्रभावित है या नहीं है, होती है या नहीं होती है। असली सवाल है पत्रकारिता किसके लिए लड़ रही है। जो पहले भी नवानी जी ने कहा और राहुल ने कहा, पत्रकारिता किसके लिए लड़ रही है, किसके खिलाफ लड़ रही है, और क्या वह इस काम को ईमानदारी से कर रही है। पत्रकार विचारधारा या आइडियोलॉजी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। मैंने आपको समझाया है कि इंस्टीट्यूशनली मुक्त नहीं हो सकते, पर्सनली मुक्त नहीं हो सकते। हर इंसान की अपनी सोच, अपना अनुभव, अपनी मान्यताएं होती हैं, पत्रकारों की भी होती हैं। लेकिन पत्रकार इस तथ्य का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात तो ये है मैनेज करने से पहले कि पत्रकार की निजी सोच उसे ऐसे तथ्यों को रिपोर्ट करने से
ना रोके जो उसकी मान्यता के खिलाफ। अगर पूरी निष्पक्षता संभव नहीं है तो फिर क्या किया जाए? इसका जवाब है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला ये कि पत्रकार मान लें कि उनका झुकाव है, दे आर बायस्ड, दे हैव एन आइडियोलॉजी। पत्रकारों को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई राय है ही नहीं, कोई विचारधारा है ही नहीं, हम तो खाली फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं। फैक्ट्स आर फ्री, ओपिनियंस आर सेक्रेड। ये उल्टा बोलते हैं जर्नलिज्म में, दैट फैक्ट्स आर सेक्रेड। फैक्ट तो ये है, सूरज रोज पूरब से उठता है पश्चिम में जाता है, तो क्या हम मानते हैं कि ये जियोसेंट्रिक यूनिवर्स है, पृथ्वी इस पूरे सौरमंडल का सेंटर है? नहीं, फैक्ट है ना। पर आपके पास थ्योरी नहीं है जियोसेंट्रिक यूनिवर्स या हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स की। कोपरनिकस आएगा तब समझाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी भी घूमती है सूरज के चारों तरफ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओपिनियंस आर important. I'm not, sacred is a very strong term, but opinions are important, frameworks are important, ideology is important. आप बताइए कि हम इस पक्ष से, इस विचारधारा से इस चीज़ को देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और पाठक ताकि समझ सके कि आप कहाँ से आ रहे हैं और क्यों कह रहे हैं जो भी आप कह रहे हैं। दूसरा, मेरे को लगता है समय आ गया जब पत्रकारों को अपने सोर्सेज साझा करने चाहिए। मैं मानता हूँ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में नहीं कर सकते, लेकिन सारी स्टोरीज इन्वेस्टिगेटिव नहीं होती जो सरकार के खिलाफ हैं, जो आपको किसी ने लीक करके दी हैं। हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि कोई नाखुश आदमी सरकार में आपको एक फ़ाइल पकड़ा देता है, उसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अक्सर कह देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए न अखबारों के पास पैसा है, न टाइम है, न मैन पावर है। लेकिन बाकी स्टोरीज में तो आप सोर्सेस साझा कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया आपने, कौन सा डेटा इस्तेमाल किया, कौन से रेफरेंसेस इस्तेमाल किए। और डिजिटल मीडिया के आने से तो ये और भी आसान हो गया है। इन सब सोर्सेस को आप एम्बेड कर सकते हैं, उनके यूआरएल्स को एम्बेड कर सकते हैं टेक्स्ट में। जिसको चाहिए क्लिक करे और उसमें गोता लगाए और डीप जाए और पता करे क्या हो रहा है। तो पाठक खुद एविडेंस की जांच कर सके, ऐसा मौका हमें पाठक को देना चाहिए। तीसरा, मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को समझना चाहिए कि तटस्थता से ज़्यादा ज़रूरी है सच्चाई। एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्टिविटी। तथ्य आधे सही और आधे गलत नहीं होते, इसलिए हमें दोनों पक्षों को बराबर दिखाने की आदत से बचना चाहिए। ये बोथ साइडिज्म जो है, ये पत्रकारिता में जहर का काम करता है। हर मुद्दे पर दोनों पक्षों को महत्व देना ज़रूरी नहीं है, खासकर जब एक तरफ तथ्य हो, दूसरी तरफ पूर्वाग्रह या झूठ हो। पत्रकारिता में हम अक्सर कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति कह रहा है कि बाहर बारिश आ रही है और दूसरा कह रहा है कि सूखा पड़ा है, तो पत्रकार को चाहिए खिड़की से बाहर झांके, बनिस्बत इसके कहने के लिए एक कह रहा है कि बारिश है, दूसरा कह रहा है सूखा है। ये बैलेंस नहीं है, ये झूठ है। तो मेरा मानना है कि ज़रूरी है कि इसके साथ साथ हम पत्रकारों को अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? एक, जनता के पक्षधर होने की बात की इन्होंने, सत्ता पर निगरानी रखना, यानी जर्नलिस्ट को अपना वॉचडॉग रोल निभाना चाहिए। लैपडॉग बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक दूसरे को टंगनी मार के राज्यसभा में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लैपडॉग बनने से होता है। यू शुड नेवर फॉरगेट योर वॉचडॉग रोल। दूसरा, शक्तिशाली लोगों से जवाबदेही मांगना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट को कॉरपोरेट और सरकारी इंटरेस्ट से ऊपर मानना, यही आप कह रहे थे ना, जनहित, यही जनहित है। और ऐसे खुद पत्रकारों को ऐसे सामाजिक और आर्थिक रिश्तों से बचना चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। चौथी चीज़, हमें खबर और विश्लेषण को अलग अलग करना चाहिए। पहले होता था कि एडिट पेज अलग है, ओपिनियन पेज अलग है, खबर अलग है। अब हर जगह ओपिनियन आ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री, अब मुझे मालूम नहीं, शायद बहुत अच्छा लिखते होंगे, लेकिन उनका वो ओपिनियन आर्टिकल लिखते हैं और हर एक अखबार उसको न्यूज़ पेजेस में छाप देता है कि नरेंद्र मोदी क्या उनके कॉरेस्पॉन्डेंट बन गए कि आप उनके ओपिनियन ऐसे छाप रहे हो। लिखो वहाँ पे कि पेड ऐड है या इज ओपिनियन पीस, कोई नहीं लिखता। और पत्रकार भी खुद ओपिनियन पीसेस न्यूज़ के साथ मिक्स कर देते हैं। तो न्यूज़ एनालिसिस और ओपिनियन साफ साफ तरीके से लेबल होने चाहिए।
और न्यूज़ रिपोर्ट में आप निष्पक्ष भाषा का इस्तेमाल करिए। निष्पक्षता की लिमिट्स तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओपिनियन पीसेस में आप भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कर्मभूमि के डायरेक्टर क्या कह रहे थे धुलिया जी को? यही तो कह रहे थे कि भाई तुम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो तो अपने नाम से करो, मेरे नाम से मत करना, क्योंकि फिर मेरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अंत में अगर मान लीजिए हम उत्तराखंड की थोड़ी बात करें, मैं बहुत फेमिलियर नहीं हूँ, कुछ गलत बोल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा। तो उत्तराखंड के पत्रकारों को हम देखें तो हमें ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसा छुपा नहीं सकते हो आप अपनी आइडियोलॉजी। अगर आप रिपोर्ट करते समय देवभूमि वर्सेस आउटसाइडर्स की बात करते हो, पुरोला मामले में लव जिहाद करके उस मामले को पेश करते हो, जबकि वो किडनैपिंग का मामला निकला और वो भी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समानता की दिशा में कदम बताते हो, या हो सकता है आप उसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का मामला बताते हो। यदि हल्द्वानी में हुई डिमोलिशंस को आप अवैध कब्जा हटाने की खबर के रूप में पेश करते हो, या अल्पसंख्यकों की आजीविका पर हमला कह के प्रस्तुत करते हो, इससे आपकी विचारधारा पाठक को तो पता चली जाती है ना। तो आपके पास कोई छुपने की जगह नहीं है आइडियोलॉजी और विचारधारा से। चारधाम प्रोजेक्ट को ले लीजिए, वो क्या केवल एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट है? उसमें तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आपने एक प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बांट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्यों ली, समग्र क्लियरेंस क्यों नहीं ली, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट। यही काम ग्रेट निकोबार में हो रहा है। शहर बना रहे हैं उसकी अलग क्लियरेंस, पोर्ट बना रहे हैं उसकी अलग क्लियरेंस, एयर स्ट्रिप बना रहे हैं उसकी अलग क्लियरेंस, आदिवासी को हटा रहे हैं उसकी अलग क्लियरेंस। एक इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल रिपोर्ट आए तब पता लगे ना कि उसका असर क्या हो रहा है। यानी इन घटनाओं को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, यह हमें बताता है कि कौन सी विचारधारा इस खबर के पीछे काम कर रही है और ये किसकी विचारधारा हो सकती है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका समाधान ये नहीं है कि हम कहें कि पत्रकारिता में विचारधारा को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए, या हम ये दिखावा करें कि मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष पत्रकार हूँ, मेरी कोई सोच है ही नहीं, मेरी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की एक विचारधारा होती है, चाहे वो पत्रकार हो या ना हो, लेकिन कम से कम पत्रकारों को अपनी विचारधारा आइडियोलॉजी के बारे में ईमानदारी और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। यही चीज़ है जो पत्रकारिता को प्रोपेगेंडा से, प्रचार से अलग बनाती है। नहीं तो पत्रकारिता और प्रचार में फ़र्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। और आज के समय में यही सेल्फ अवेयरनेस जो है जर्नलिस्ट में, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर में है, सबसे ज़्यादा दबाव में है। इसलिए ये सब्जेक्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।